किसी को ना देना दो ननद। शादी के बाद एक ननद को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन शालिनी, जिसकी एक नहीं बल्कि दो दो ननद है, अब अपनी दो दो ननदों के साथ शालिनी कैसे अपने ससुराल में सुकून से रह पाती है, या फिर उसकी दोनों ननदें उसका जीना हराम कर देती है। चलिए देखते हैं। क्या बात है भाभी, नई नई साड़ी? हाँ, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो कल तुम्हारे भैया लेकर आए थे। अच्छी लग रही है ना साड़ी? हाँ भाभी, बहुत अच्छी लग रही है। और आपके ऊपर तो हर कपड़ा खिलता है। आप चाहे सूट पहने या साड़ी, आपके ऊपर सब जचता है। जब इनके लिए मेरे भैया छोटी छोटी चीजों में ऐसे पैसे बहाएंगी, तब क्या ये अच्छी नहीं लगेगी? भैया को तो इन्हें अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतने महंगे महंगे तो कपड़े लेकर आते हैं इनके लिए, तब जाकर ये थोड़ी ठीक लगती है। पता नहीं भैया को इनमें ऐसा क्या पसंद आ गया, वरना इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते थे भैया के लिए। ये आपने सुबह सुबह क्या बातें लगा दी शिवानी दीदी? क्या कमी है भाभी में? भाभी जितनी सुंदर तो हमारी पूरी फैमिली में कोई और है ही नहीं। हमारी भाभी तो लाखों में एक है। सुंदरता के बारे में तो देखो बोल भी कौन रहा है। जिसकी खुद की शक्ल तेरे जैसी हो, उसे सुंदरता का मतलब ही क्या पता है। हाँ, ये बड़ी भाभी लाखों में एक है। शिवानी, तुम्हें मुझे जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन तुम हर बात में गीता को उल्टा सीधा क्यों कहने लगती हो? अरे चलो, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे तो तुम जो मन में आता है वो बोलती हो, लेकिन कम से कम अपनी बहन से तो इस तरह से बात मत किया करो। अच्छा, तो इसे समझाओ ना, जब मैं आपको कुछ कहती हूँ तो बीच में ना बोले। बहुत शौक है ना इसको आपकी हिमायत लेने का, तो फिर सुनेगी भी। और मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? जो बोलती हूँ मुंह पर सच बोलती हूँ, और सच तो कड़वा होता ही है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, इसमें मेरी क्या गलती है? जिसकी जैसी शक्ल होगी वो वैसे ही बात सुनेगा। बस करो शिवानी। और इंसान की असली पहचान उसके रंग रूप, उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और तुम्हारा व्यवहार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। गीता भले ही दिखने में तुमसे कम सुंदर है, लेकिन उसके गुण तुमसे लाख गुना बेहतर है। बस बस बस, मुझे आपका ये फालतू का ज्ञान नहीं सुनना। सच सुनने में कड़वा लगता है तो अपने कान बंद कर दिया करो, लेकिन जो सच है वो तो मैं बोलूंगी। शिवानी ये बोलकर वहां से चली जाती है। शाम के समय, देखना आज तुम्हारे भैया कितने खुश हो जाएंगे। आज मैंने उनके लिए उनकी पसंद का कढ़ाई पनीर बनाया है, और साथ में गर्मा गर्म खीर। तुम्हें पता है, शादी से पहले जब भी तुम्हारे भैया मुझसे मिलने आते थे ना, तो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए अपने हाथों की खीर बनाकर जरूर लाना। उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। अरे सिर्फ आपके हाथों की नहीं भाभी, भैया को तो माँ के हाथ की, मेरे हाथ की, सबके हाथ की खीर पसंद है। खीर हमेशा से ही उनकी फेवरेट रही है। गीता, एक बार यहाँ तो आ, जरा सुई में ये धागा डाल दे बेटा। आई माँ। अच्छा, मैं बस अभी आती हूँ भाभी, फिर आपकी खाना बनवाने में मदद करवा दूंगी। ओके। गीता थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसे ही सूट पर सिलाई करने के लिए बिठा देती है। तभी शालिनी के फोन की रिंग बजती है। लगता है केक आ गया, जल्दी से जाकर ले आती हूँ। लेकिन इतनी देर में कहीं ये खीर जल गई तो? एक काम करती हूँ, गैस धीमी कर देती हूँ। वैसे भी गीता तो अभी आ ही जाएगी। शालिनी ये सोचकर दरवाजे पर केक लेने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं था। अरे अभी तो इस डिलीवरी वाले ने बोला था कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहीं ये किसी और के दरवाजे पर तो नहीं चला गया? अगर किसी और ने मेरे नाम से केक ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा से फोन करती हूँ उसे। शालिनी जल्दी से डिलीवरी पर्सन को कॉल करती है। अरे भैया, कहाँ पर चले गए आप? आपको हाउस नंबर 675 बोला था, किसी और हाउस पर तो नहीं चले गए? सॉरी मैम, वो गलती से दूसरी सोसाइटी में चला गया था। बस अभी पहुंच ही रहा हूँ, आप गेट पर ही रहना। ओके, थोड़ा जल्दी आना भैया। डिलीवरी पर्सन को वहां तक आने में थोड़ी देर लग जाती है, और इस बीच शालिनी खीर के बारे में बिल्कुल ही भूल जाती है। इससे पहले कि वो केक लेकर किचन में पहुंचती, उससे पहले ही शिवानी पानी पीने के लिए किचन में पहुंच जाती है और उसे खीर जलने की बदबू आती है। तभी शालिनी केक लेकर किचन में आती है। हे भगवान, खीर जल गई। 2 मिनट के लिए ये लेने गई थी और इतनी देर में जल गई। अब क्या करूं? परेशान होने की एक्टिंग तो इस तरह कर रही हो जैसे ये नुकसान घर में पहली बार किया है। घर में आए दिन किसी न किसी चीज का बिगाड़ करती रहती हूँ। घर में दूध, चीनी, चावल सब मुफ्त का आता है ना, और ये तो काजू बादाम भर भर कर डाले थे इसके अंदर। कितना नुकसान कर दिया। अपने घर में तो कभी कुछ देखा नहीं, और यहाँ पर ये आप भाभी से किस तरह से बात कर रही हो दीदी? अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। क्या हो गया? क्या हो गया? और तुम मुझे ये बात किस तरह से बोल रही है कि मैं गलतियां करती हूँ? आज तक मैंने कभी कोई गलती नहीं की है और ना आगे करूंगी। अरे गलती तो भैया से हुई है, इससे शादी करके। जिस दिन से इस घर में आई है, नुकसान पर नुकसान करने पर तुली रहती है। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉल में बैठी उसकी माँ सुनीता भी वहां आ जाती है।
अरे क्या हो गया शिवानी, क्यों तूने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया? हर बात में चिल्लाना अच्छा लगता है क्या? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? यहाँ मेरे भैया इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ये है कि इन्हें किसी चीज का कोई होश ही नहीं है। देखो तो जरा, पूरी की पूरी खेत जला दी। दूध, चीनी, चावल सब इतना महंगा आता है, ऊपर से इतनी गैस खराब की सो अलग। अरे बेटा, अगर बहू से खीर जल भी गई तो तूने कौन सा उसे खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल और काजू बादाम ला कर दिए थे? कोई बात नहीं बहू, ये सब होता रहता है। आपने और भैया ने इन्हें इतना सर पर चढ़ा रखा है, इनसे कुछ भी हो जाए आप लोग इन्हें कभी कुछ नहीं कहते। अरे बस दीदी, छोटी सी बात पर कितना कुछ बोलेंगी। आज भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है, कम से कम आज तो अपनी बातों से भाभी का मूड खराब मत करो। तुम लोगों को मेरी बात हर बार बुरी लगती है। जब कल को ये आप लोगों के सर पर चढ़कर बैठ जाएंगी ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, तब पता लगेगा कि शिवानी ठीक कहती थी। अपनी बातों से शिवानी सबका मूड खराब कर देती है। तभी शाम के समय, ओहो, मेरे लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया जा रहा है। तभी मैं सोचूं, सुबह तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया? एक तो मैं तुम्हारे लिए कल नई साड़ी लेकर आया और सुबह मुझे तुमने हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं बोला। अब समझ में आया, मेरे पीछे से ये तैयारी चल रही थी। अब भाभी ने तो आपको सरप्राइज दे दिया भैया, लेकिन अब आपकी बारी है। ये साड़ी तो आप भाभी के लिए एनिवर्सरी पर पहनने के लिए लाए थे, लेकिन उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए होंगे ना, तो चलिए जल्दी से भाभी को गिफ्ट दे दो। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी एनिवर्सरी हो और मैं शालिनी के लिए कोई गिफ्ट ना लेकर आऊं? ये देखो, ये तुम्हारे लिए। मयंक अपनी पॉकेट से एक रेड कलर का ज्वेलरी बॉक्स निकालता है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सोने के झुमके थे। ओह माय गॉड, ये तो वही झुमके जो उस दिन मैंने ज्वेलर के पास देखे थे। मुझे नहीं पता था कि आप सच में मेरे लिए झुमके खरीद कर ले आओगे। मैं तो तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर ले आया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? एनिवर्सरी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी है, तो मुझे भी तो गिफ्ट मिलना चाहिए। जरा वेट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो वही शर्ट है जो मुझे उस दिन मॉल में पसंद आई थी। देखो तो जरा, भैया आपके लिए इतने महंगे सोने की झुमकी लेकर आए और आप बस एक शर्ट उठाकर ले आई। आपने तो भैया को सही बेवकूफ बना रखा है। भैया छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं और आप बड़ी बड़ी चीजों पर हाथ मार लेती हो। ये आप क्या बोल रही हो शिवानी दीदी? कम से कम भैया भाभी के इतने स्पेशल मोमेंट के बारे में सोच कर तो बोलो। तुझे तो बस हर टाइम अपनी भाभी ही दिखती है, कभी भैया के बारे में भी सोच लिया कर। अरे जब भैया इनके लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए तो इन्हें भी तो भैया के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना चाहिए था। भैया आप ही देखो, जब देखो तब भाभी के लिए पैसे लुटाने पर उतारू रहते हो आप, लेकिन कभी ये भी तो सोच लिया करो कि भाभी आपके लिए कुछ करती है कि नहीं। ये आपके लिए एक शर्ट क्या लेकर आ गई, आप तो फूले नहीं समा रहे। तुम इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें दूसरों से बात करनी कब आएगी। माँ के बाद अगर कोई मेरा अच्छे से ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शालिनी ही है। जिस वक्त तुम सोकर भी नहीं उठती हो ना, उससे पहले वो मेरे ऑफिस के लिए खाना बनाकर तैयार रख देती है। और बात रही इस शर्ट की, तो ये शर्ट बहुत महंगी थी, इसलिए मैं इसे खरीद नहीं पाया था। लेकिन मुझे पता है कि शालिनी ने पैसे जोड़ जोड़ कर इस शर्ट को खरीदा है और मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इन्होंने पैसे जोड़कर आपके लिए शर्ट खरीदी भी है तो कौन सा अपने पैसों से खरीदी है? जो पैसे आप इन्हें देते हैं उन्हीं से तो खरीदी है। अपने कमाए हुए पैसों से खरीदती ना, तब कुछ बात होती। शालिनी के लिए बाहर जाकर पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो शादी से पहले भी जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसने जॉब करनी छोड़ दी, वरना उसकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा थी। कोई बात नहीं मयंक जी, जाने दीजिए। मुझे शिवानी की बात का बुरा नहीं लगा, और वैसे भी हम आज इतने अच्छे दिन पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। चलिए ना, सब मिलकर खाना खाते हैं। मयंक से डांट पड़ने पर शिवानी चुपचाप बैठकर खाना खा लेती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आने वाली थी। कुछ दिन बाद, हेलो सर, मोटोरोला। वो अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आने वाली थी। कुछ दिन बाद, शालिनी बेटा, आज तेरी बुआ जी घर पर आ रही हैं, तो तू सबके लिए अच्छा सा खाना बना लियो। ठीक है मम्मी जी। शालिनी और गीता मिलकर सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार करती हैं। शाम को उनकी बुआ जी उनके घर आती हैं। कितने दिनों से आपको घर पर आने के लिए बोल रही थी जी। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए, वरना आपके दर्शन करने के लिए तो सालों साल तक इंतजार करना पड़ता है। अरे क्या बताऊं सुनीता, घर बार की जिम्मेदारी ही ऐसी होती है। एक बार शादी हो तो फिर कहीं आने जाने का समय नहीं मिलता। ये सब कायदे तो आप लोग ही मानते हैं बुआ जी, वरना आजकल की बहुएं तो हर महीने अपने मायके पहुंच ही रहती है। इन्हें अपने ससुराल की कोई चिंता नहीं होती। दीदी क्यों खामखा भाभी के लिए कुछ भी बोल रही हो?
अरे कुछ भी बोल रही हूँ तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? और वैसे भी जो कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ, कुछ झूठ थोड़ी ना बोला है मैंने। इनको तो जब देखो तब अपने मायके जाने की पड़ी रहती है। मायके के अलावा कुछ दिखता है क्या इन्हें? दीदी जब आपको पता है कि भाभी के कोई भाई बहन नहीं है तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाभी की अपने मम्मी पापा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अगर भाभी के कोई भाई या बहन होते तब वो थोड़ी निश्चिंत भी हो सकती थी, लेकिन अब वो उनकी इकलौती बेटी है तो कम से कम हर महीने उनसे मिलने तो जाएंगी ना। हाँ, तुझे ज्यादा अपनी भाभी की हिमायत लेनी आ रही है। अरे निर्मला बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुझे अपनी भाभी से आखिर परेशानी क्या है। कल को जब तेरी शादी होगी ना और जब तुझे अपनी माँ की याद आएगी तब तुझे अपनी भाभी के हालात समझ में आएंगी। तू बस यही दुआ कर कि तेरी ननद जैसी तुझे ना मिले, वरना वो तेरा जीना हराम कर देगी। मुझ जैसी ननद ना मिले से क्या मतलब है बुआ जी? और वैसे भी इन्हें मुझ जैसी ननद मिली है वही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और बात रही मेरी ननद की तो मैं तो बहुत सुंदर हूँ और सुंदर लड़कियों को अच्छा ससुराल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मुझे गीता की चिंता लगी रहती है। ना वो तेज है ना ही इसकी शक्ल सूरत ऐसी है जो इसे अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर आपको चिंता करनी है ना तो इसकी करिए। बेटा, शक्ल सूरत के सुंदर होने से ज्यादा इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी आगे के रिश्ते अच्छे चल पाते हैं, वरना अच्छे खासे रिश्तों में भी दरार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तुझसे किसने कहा कि हमारी गीता बिटिया सुंदर नहीं? सिर्फ रंग गोरा होने से इंसान सुंदर नहीं हो जाता। इंसान की असली सुंदरता उसके विचारों और गुणों से निखरती है। आपने सही कहा जीजी। ये सब हम इसको इतना समझाते हैं लेकिन इसके दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। बस दिन भर कभी अपनी भाभी की तो कभी गीता के पीछे पड़ी रहती है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जैसा व्यवहार किसी के साथ करता है एक दिन वही व्यवहार उसके पास लौट कर आता है। कहीं ऐसा ना हो जैसे आज तुम अपनी भाभी को परेशान कर रही हो, कल को तुम्हें भी ऐसा ही ससुराल मिले जहां पर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए। किसी को बात बात पर ताने देना बहुत आसान है, लेकिन किसी के ताने सुनना बहुत मुश्किल। खैर, हम तो तुम्हें समझा ही सकते हैं, बाकी समझना ना समझना ये सब तुम पर निर्भर करता है। सब लोग शिवानी के ऐसे बिहेवियर के लिए उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपनी भाभी और अपनी बहन के लिए अपने बिहेवियर को बिल्कुल भी ठीक नहीं करती और अपनी सुंदरता की बड़ाई में हमेशा अपने बहन को नीचा दिखाती रहती। तभी कुछ दिनों बाद सुनीता अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन शिवानी अपनी सुंदरता के घमंड में किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। तुझ पर तो अपनी सुंदरता का घमंड ऐसा चढ़ गया है कि अपने से बढ़कर किसी को समझ ही नहीं रही। कल को ऐसा ना हो कि तेरे लिए कुछ बचे ही ना। तेरे चक्कर में मैं बेचारी गीता की भी शादी नहीं कर पा रही हूँ। अरे तो मेरे चक्कर में उसे क्यों बिठा कर रखा है? शादी जिसे करनी है करो, वैसे उसे कोई पसंद कर ले तो बड़ी बात है। उसके लिए आज ही रिश्ते देखना शुरू करोगी तब जाकर कुछ सालों में उसकी शादी होगी। तुझसे ना बात करनी ही बेकार है। शिवानी की वजह से सुनीता को अपनी छोटी बेटी गीता के लिए पहले रिश्ता ढूंढना पड़ता है। गीता के लिए उसकी माँ जिस लड़के को पसंद करती है, गीता बिना कुछ बोले आराम से उससे शादी कर लेती है, लेकिन शिवानी शादी करने के लिए इतने नखरे करती है कि अंत में उसे कैसा ससुराल मिलता है आप खुद ही देख लीजिए। बहुत बोलती थी ना मम्मी और बुआ जी कि मुझे अच्छा ससुराल नहीं मिलेगा। अब देखो कितना मस्त ससुराल मिला है मुझे, किसी की कोई रोक टोक नहीं। मम्मी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज एक चक्कर घर का लगा ही आती हूँ। शिवानी अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। बहू, इतने सज धज कर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी वो अपने घर गए हुए बहुत दिन हो गए तो सोचा एक बार जाकर मम्मी से मिलाऊं। अच्छा, तो मतलब तू इसलिए तैयार हुई है? जी मम्मी जी। तैयार होने से पहले तूने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं अपने मायके जाऊं या ना जाऊं? इस घर में मेरी कुछ इज्जत है या नहीं? यहाँ इतना काम पड़ा है और तुझे अपने मायके जाना है? लेकिन मम्मी जी घर का सारा काम तो मैंने कर दिया है और बाकी शाम का काम एक दिन के लिए रिंकी कर लेगी, तो कल सुबह तो मैं आ ही जाऊंगी ना। मुझे घर की नौकरानी समझाए क्या जो मैं तुम्हारे पीछे से घर का काम करूंगी? और वैसे भी मैं तो कल को शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, तब किस पर जिम्मेदारी छोड़कर जाओगी? ये थोड़े थोड़े दिन में अपने मायके जाने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये आदत नहीं चलेगी। हाँ, अभी कहीं नहीं जाना तुझे। जब रक्षाबंधन आएगा तब एक दिन के लिए चली जाना। अभी बहुत सारे कपड़े धोने के लिए रखे, जाकर धो ले। शिवानी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपने कमरे में वापस आ जाती है। मुझे तो लगा था अच्छा खासा ससुराल मिल गया है, लेकिन आज जब पहली बार अपनी मर्जी से कुछ करने जा रही थी तब सबकी सच्चाई सामने आ गई।
मैं तो यही सोच रही हूँ, जब मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की का ये हाल है तो गीता के ससुराल वाले तो उसे जीने ही नहीं देते होंगे। एक बार गीता के पास फोन करके उसका हालचाल पूछ लेती हूँ। उसका हाल पता चलेगा तो मेरे दिल को जरा तसल्ली मिलेगी। शिवानी ये सोचकर अपनी बहन के पास फोन करती है कि उसके ससुराल वालों ने उसका हाल बहुत बुरा बना कर रखा होगा। गीता ही फोन उठाती है। हेलो, कैसी है गीता? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करते तेरे ससुराल वाले? अरे क्या दीदी, आप भी मेरे साथ मजाक कर रही हो। भला मेरे ससुराल वाले मुझे क्यों परेशान करेंगे? भगवान की दया से बहुत अच्छा ससुराल मिला है। यहाँ पर तो लगता ही नहीं कि ससुराल में रह रही हूँ। मेरी सासू माँ ना बिल्कुल मम्मी की तरह मुझे लाड करती हैं, और ननद वो तो बिल्कुल शालिनी भाभी की जैसी है, मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। सच बताओ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। अच्छा? हाँ दीदी, और पता है पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे था तो सब लोगों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया। इन्होंने और मेरे ननद ने मिलकर मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाया, और मेरी सासू माँ ने सारा मेरा फेवरेट खाना बनाया। अच्छा, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अब मुझे ना अपनी सासू माँ के साथ जरा मार्केट जाना है। ओके, बाय दीदी। गीता की बातें सुनकर तो शिवानी की सांस ही अटक जाती है। अपने दुख से ज्यादा गीता के सुख को देखकर शिवानी को ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिल ही जाता है। तो अंत में भी दोनों बहनों के साथ वैसा ही हुआ। जिसने जैसा किया उसको तैसा ससुराल मिल गया।